बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मौसम कुछ बेहतर है, सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन स्मॉग नहीं टल पा रही है और आलूदगी के गहरे बादल जो हैं उसने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। नाज़रीन, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। इसको तो हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ही। और सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नेकी याद कराई जाती है, यानी कि एक मैसेज जो है वो हम आपको सुनवाते हैं और उसके साथ साथ खसूसी दुआ करवाते हैं। तो हर दिन एक नेकी शामिल करेंगे। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीदिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का मेरा पैगाम ये है, देखना हर मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी सुन्नत पे अमल करता है उस ज़माने में जिस ज़माने में लोगों ने उस सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया हो, तो इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस अमल करने वाले को अल्लाह 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे, 100 शहीदों का। इसलिए मेरा पैगाम और मैसेज अपने भाइयों के नाम ये है कि देखना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिटी हुई सुन्नत पर अमल करते रहना। जैसे कि आजकल अपने घर वालों के साथ लोग अच्छे अखलाक से पेश नहीं आते, अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं जी। आज की हमारी टॉप स्टोरी, जिसमें महंगाई के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है। दुकानदार सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दरवाजे बंद। गड़ीचाव में पीडीएमए कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां, मंसूबे पर 5 अरब रुपए लागत आएगी। फिजाई आलूदगी ने शहर को जकड़ लिया। लाहौर की फिजा में वक्त गुजारने का मतलब रोजाना 10 सिगरेट सुलगाना है। नए बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय। नए सेटअप में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ 42 के सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच इरफान, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है जी, और खुली मार्केट में अब घी 400 रुपये फ़ी किलो पे अवेलेबल है। और घी वो चीज़ है कि आपने कुछ भी पकाना है, दाल सब्जी गोश्त मटन बीफ, कुछ भी, सस्ते से सस्ता भी और महंगे से महंगा भी, घी आपको लाजमी चाहिए। सीमल, देखिए यूटिलिटी स्टोर्स की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये एक बहुत गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा जाता है कि बहुत हम सब्सिडी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर का विज़िट कर लें, ऐसी चीज़ें जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं या ऐसी कीमतें जो लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत में आती हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे नायाब नज़र आएंगी। चीज़ें वहाँ पे ना होने की वजह से लोग परेशान तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ ओपन मार्केट के अंदर आप देखें तो इन चीज़ों की, तमाम चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ती जा रही है। जैसे आपने घी की बात की कि 400 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इसको दिया जा रहा है, और ओपन मार्केट में इसका रेट जो 460 या 470 रुपये है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर लोगों को जो है वो आए रोज़ जो है वो नई किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी दालें महंगी हो जाती हैं, कभी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, कभी घी महंगा हो जाता है, और एक आम आदमी का जो महीने का बजट बनाना है ये इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आप देखिए इस सूरत हाल के अंदर कि जब एक शख्स जिसकी अभी हम थोड़े दिन पहले खबर के बारे में सुन रहे थे कि हुकूमत की तरफ से 20,000 से उसको 25,000 रुपया जो करने की प्लानिंग की जा रही है कि एक आम आदमी की सैलरी जो है वो मजदूर की सैलरी जो है वो 25,000 रुपया किया जाए। मुझे बताएं कि 50,000 रुपये वाला भी क्या अपने घर का बजट बना सकता है जिसमें 2 बच्चे हों, उसकी बीवी हो,
उसने घर का किराया भी देना हो, घर के बिल भी देने हो, बच्चों की फ़ीसें भी देनी हो, और उसके साथ साथ उसने अपने जो बीमारी के हालात के अंदर डॉक्टर्स के पास भी जाना हो। अच्छा इरफान, आप जो कह रहे हैं ना ये बात बिल्कुल ठीक है। अब महंगाई मौजूद है, गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई भी करती है कि इंटरनेशनली महंगाई बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें, अमेरिका यूके में देखें, उसकी भी बहस हम नहीं करते कि उनका पर कैपिटल इनकम क्या है और हमारा क्या है। बात असल में ये है कि आपकी रेट कहाँ पर है। जितनी कीमतें आपने तय की हैं उसके ऊपर भी मार्केट में नहीं मिल रही हैं। गिरा फरोशी, मुनाफाखोरी, ये माफियाज, इसको तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती? सीमल देखें, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। उसमें पहला फैक्टर ये है कि हुकूमत की, आपने जैसे कि बात की कि हुकूमत की रेट कहाँ पे है, तो हुकूमत की रेट की तो आप बात ही ना करें। जब ये कीमतें क्या जब तय की जाती हैं, क्या उन जो इम्पोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ बैठकर आप डिस्कस करते हैं कि हम ये कीमतें हैं इस रेट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? कभी नहीं किया जाता। हुकूमत जो है सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए एक ऐलान जारी कर देती है, एक रेट लिस्ट जारी कर देती है कि इस रेट के ऊपर चीजें तो क्या फायदा उसका कि जब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी कीमतें हैं। आप देखें किसी मार्केट से जाकर अगर आप दूध ले रहे हैं, उसकी मार्केट में कीमत कुछ और होगी, टाउनशिप बाजार में कुछ और होगी, मॉडल टाउन में कुछ और मिल रही होगी, क्योंकि हर कोई अपना अपना मुनाफा रख कर कमा रहा है। यही चीज है कि आपके पास जो है वो ऐसा आपने सिस्टम नहीं बनाया कि सारी चीज़ें आप एक पेज के ऊपर लेके आए। ये तो कहा जाता है कि हुकूमत और बाकी इदारे जो हैं वो एक पेज पे हैं, लेकिन जिन लोगों के बेसिक इश्यूज़ हैं, जिन लोगों की बेसिक जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए कभी आप उनको एक पेज के ऊपर लेके आएँ तो आपको पता चले कि हालात कितने अबतर हो चुके हैं। वही बात कि आपकी हर जगह के ऊपर अपना रेट है। यही हम अगर घी की बात करें, दालों की बात करें, या बाकी जो ग्रॉसरी है इसकी बात करें, तो आपको शहर में एक बड़ी मार्केट जो है अकबरी मार्केट है, अकबरी मंडी है। आप जो रेट दे रहे हैं वो अकबरी मंडी में नहीं मिलते, तो आप सोचते हैं कि आम जो ओपन मार्केट में वो कैसे मिल सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनके लिए आपको पहले उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो लोग दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, जो लोग घी बाहर से मंगवा रहे हैं, या यहाँ पे उसका काम ऑयल जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को आप एक पेज के ऊपर लेके आएँ, फिर उनके साथ जो तय करके चीज़ों का रेट लेके आएँ, और उसके बाद अगर वो चीज़ें नहीं होती तो उसके ऊपर सख्त इकदाम करें। अब रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी चेकर है और उसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से क्या किया जाता है कि वो अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं, और उसके बाद ओपन मार्केट में जो हालात हैं वो आपके सामने है कि हर जगह के ऊपर अलग अलग रेट है। बिल्कुल, एक तो अलग अलग रेट है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। इंतजामिया आपको पूरी नजर आती है, इंतजामिया जो है वो कहीं पर नजर नहीं आती, और उसका फ्यूचर इफेक्ट क्या पड़ता है? आज की हमारी लीड स्टोरी, महंगाई, बेरोजगारी, अदम बर्दाश्त, और आप देखिए कि जो रेशो आई है सामने तलाक और खुला की, वो खौफनाक हद तक पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। और उसका आप जो मर्जी रीजनिंग डिस्कस कर लें, जो मर्जी जिस तरह से मर्जी, शुरुआत हमेशा पूरी ना पड़ने पर होती है, और आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है। वो फ्रस्ट्रेशन कि कमा कर पूरा करना है, या अगर इतने पैसों में इतने लोगों का पेट पालना है, तो ये जो परेशानियां हैं ये आपके रिश्ता या अज़दवाज को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। बिल्कुल, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस तरह के वाक़यात के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। देखिए, मैं क्राइम की बीट कवर करता हूँ, और मैंने लाहौर जैसे शहर के अंदर कई ऐसे वाक़यात देखे जिसमें लोगों ने अपने बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। इस तरह की लोगों की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जो लोग इस कदर तंग आ चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर ये इस खबर के मुताबिक देखें तो 400 से 450 के करीब माहाना केसेस जो हैं फैमिली कोर्ट्स में जा रहे हैं, जिसमें जहेज़ का इशू है, जिसमें खुला का इशू है, जिसमें बच्चों की हवालगी का इशू है, तलाक की रेशो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों का जो बेसिक अगर इसके ऊपर देखा जाए तो इसमें 2-3 फैक्टर्स जो आपको नज़र आते हैं। एक तो हमारे जो अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ चुकी है कि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, छोटी छोटी बातों के ऊपर उसके ऊपर हम इतना उसका रिएक्शन दे देते हैं कि वो बातें कहीं से कहीं चली जाती हैं। फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी देखें, जब आप बच्चों की हवालगी के केस देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती वो अपनी माँ के साथ जाना चाहते हैं या अपने बाप के साथ, और क्योंकि वो बच्चे जो है अगर माइनर होंगे तो वो डेफिनेटली माँ के साथ जाएंगे, तो उनका पूरा फ्यूचर देखिए आप स्टेक पे लग जाता है। कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी देखी जिसके अंदर एक खातून ने अपनी सौतन को कत्ल करवा दिया। उसको कत्ल करवाने की उसकी वजूहात क्या थी? उसकी एक बच्ची थी जो 2 साल उसकी उम्र थी,
और उसके खामन ने उसको छोड़ दिया। वो बच्ची जब घर पे 12 साल तक वो बच्ची अपने घर पे रही, उसके हालात इतने ख़राब हुए कि उसके जो पेरेंट्स थे उस खातून के, कातला के, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उन लोगों ने उसको घर से जाने निकाल दिया और उसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया कि उसने अपनी सौतन को कत्ल करवा दिया ताकि उसकी बच्ची का फ्यूचर जो है वो आबाद रह सके। इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप सोचें कि रोज़ ब रोज़ आपको पता चलता है कि क्राइम की शरह बढ़ गई है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये वही बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम की सिचुएशन को भी सारी चीजें मिक्स अप है। देखिए स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता है, वो क्यों होता है? इसी वजह से कि लोगों को पता है वो कमाकर इतने पूरे नहीं कर सकते। और फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ उन तमाम क्रिमिनल्स को, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि ये सारा कुछ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप महंगाई कम करेंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे तो सिचुएशन और भी बेहतर होगी, सिस्टम आपका इंटैक्ट होगा तो चीजें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टैंड बाय। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चढ़ेंगे। गढ़ी शाहू में PDMA यानी कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। 5 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। नई इमारत में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होगा, डिजास्टर आर्काइविंग होगी, डोनर एजेंसीज होंगी, दफातर, रिहाइशगाहें, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही छत तले होंगी ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे या आफत की सूरत में फौरी रिस्पॉन्ड किया जा सके। जी इरफान। सिमल, देखिए ये एक वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है। इसमें आप देखें, जब रेस्क्यू 1122 बनाई गई थी तो उसके बाद एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम था पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी का मकसद ये था कि आप सिर्फ इस रेस्क्यू को लेकर जो एक्सीडेंट या छोटे मोटे हादसा हैं इसको इस तक ना रहें। कुछ बड़े डिज़ास्टर होते हैं। जब 2005 में ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में तो उसमें बहुत सी जानें गई थी। तो उसके बाद ये प्लान किया गया था कि ऐसी हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो भी कहीं ऐसा बड़ा काम हो, बड़े हादसात हों, आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, किसी जगह पे बड़ी बिल्डिंग्स जो गिर जाएं, तो उसमें शहरियों की जानें बचाने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए इक़दाम किए जाए। तो ये एक वक्त की ज़रूरत थी। और क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है और आप देखें कि काफ़ी जो हमारे स्पीकर हैं पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब, उनकी जानिब से इसके ऊपर रेस्क्यू के ऊपर काफ़ी काम किया गया। गवर्नर सरवर की जानिब से भी, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर काफ़ी 112 का सहरा तो जाता ही बिल्कुल उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के सर पर। और क्योंकि ये उनका अपना बेबी था, इसी वजह से इसके ऊपर जो है वो काफ़ी काम करने के लिए उनकी जानिब से अहकाम दिए गए और उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया। और उसी की रोशनी के अंदर ये अब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो गढ़ी शाहू में बनाने जा रही है, जिसमें सिर्फ लाहौर के लिए इक़दाम नहीं होंगे, इसमें पूरे पंजाब के लिए आपका अटक होगा, चनियोट होगा, खुशाब होगा, बाकी जो इजला हैं वहाँ पे भी इनके सेंटर्स बनाए जाएंगे। और ये वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि हमने लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर कई ऐसी इमारतें देखी जहाँ पे जब आग लगी तो उसमें हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पेश आई कि शालम मार्केट के अंदर मुझे याद है कि कई दिन तक आग लगी रही थी, एक प्लाजे के अंदर आग लगी तो क्योंकि गलियां बहुत तंग थी, इक्विपमेंट नहीं था ऐसा कि हैवी इक्विपमेंट वहाँ पे ले जाकर उसके ऊपर वर्किंग की जा सके, उसको आग को कंट्रोल किया। एलडीए प्लाजा आग भी याद होगी, एलडीए प्लाजा आग, बिल्कुल मैं वही उसका जिक्र करने लगा था कि वो वहाँ पे किस तरह जाने गई, बिल्डिंग को कवर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम वेल इक्विप्ड हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स की आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर इस तरह की अथॉरिटीज बनने के बाद इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इसमें जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनके भी दफातर बनाए जाएंगे, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पूरी दुनिया जो है सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है कि वो शहरियों की सिक्योरिटी जो सेफ्टी जो है इसको प्रायोरिटी के ऊपर चीज़ें रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी चीज़ों के साथ साथ सेफ्टी जो है ये अवलीन तरजीह रखी जाती है और इसी के लिए यहाँ पे जो प्राइवेट डोनर्स हैं, जो गैर मुल्की डोनर्स जो आ रहे हैं वो इसके ऊपर बड़ा वर्किंग कर रहे हैं कि आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे रेस्क्यू को स्ट्रेंथन किया जा रहा है वहाँ पे ये अथॉरिटी बनाई जा रही है और इसमें ये 8 मंजिला कॉम्प्लेक्स जो बनेगा इसके अंदर दफातर होंगे, इसमें रिहाइशगाहें दी जाएंगी, सब कुछ अंडर वन रूफ होगा तो रिस्पांस टाइम और जो रिस्पांस एटीट्यूड है वो भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इरफान। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। फिजाई आलूदगी ने शहर को जकड़ लिया है, बीमारियां जोर पकड़ने लगी हैं और स्मॉग का हल अभी तक ना गवर्नमेंट के पास मौजूद है ना ही उसका वो कुछ सद्देबाब कर सके हैं। इरफान से हम ये डिस्कस करेंगे लेकिन फिलहाल अपडेट्स ले लेते हैं। इस वक्त शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और मौसम की सूरत हाल क्या है, क्या महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई नवीद सुनाई जा रही है या अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है? मायदा हमें बताएंगी। जी मायदा।
जो बिल्कुल सिमल, अगर शहर के मौसम की बात, जैसे ही दिसंबर का आगाज़ हुआ सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आया, जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे। लेकिन दूसरी जानिब धुंध भी काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आई और उसी के साथ जहाँ मौसम तब्दील हुआ है तो साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हम रोज़ अपने शहरियों को आगाह करते हैं उसमें कमी देखने में नज़र नहीं आई है। आज भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 296 रिकॉर्ड किया गया है। पीडीएम मिनिस्टर की जानिब से ये कहा गया है क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाले जो जहरीले धुएँ वो हमारी फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा आलूदा करते हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 100% हमने इसको कंट्रोल कर लिया गया है। जो जिगजैग टेक्नोलॉजी का कहा गया था कि जिगजैग टेक्नोलॉजी की जो चिमनियाँ बनवाई जाएंगी ताकि उससे जहरीले धुएँ जो हैं हमारी फ़िज़ा में कम जाएँ, तो वो उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। और साथ ही इसके ये भी कहा गया कि जो टायर जलाकर तेल बनाया जाता है, क्योंकि टायर से निकलने वाला धुआं इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मज़र है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ना तो हैवी फ़ाइन किए जाएंगे और ना ही उनको सील किया जाएगा, बल्कि जो है मुकम्मल तौर पर उनको बंद किया जाएगा ताकि हमारी फ़िज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर पाक हो सके। फ़िज़ा जो है बहुत बुरी तरह से आलूदा देखने में नज़र आ रही है। इसी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी देखने में नज़र आ रही हैं शहरियों में, जैसे सांस की बीमारी, फेफड़ों की, आँखों की इन्फेक्शन जो है। और माहिरीन की माहिदा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी, बीमारियां ज़ोर पकड़ने लगी हैं। ख़राब माहौल के बायस औसत उम्र में 4.25 साल कमी के इंकशाफात। ये एक आर्टिकल भी आया था जिसमें अगर आप आलूदा तरीन फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और मजबूर हैं आप ज़िंदगी गुजारने की क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आपकी जो एवरेज एज है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और आप अगर रेशो देखें तो आपको हॉस्पिटल्स के अगर एक विज़िट करके देख लें या हॉस्पिटल में जाके लोगों से पूछ लें तो आपको वहाँ पे 90% लोग ऐसे नज़र आएंगे जो या तो वो आएंगे सांस का इशू होगा, उनका गले ख़राब हैं, आंखें उनकी दर्द कर रही हैं। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो इसी स्मोक से रिलेटेड हैं। और एक हुकूमत की तरफ से एक कमीशन बनाया गया, अदालत की तरफ से बल्कि कमीशन बनाया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो ट्रैफिक है ये सबसे बड़ा इशू है। 60% स्मोक जो इसकी वजह से आ रही है जी। अब उसमें हुआ क्या कि अभी तक आपका इसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लान जो वो तो बन गए कि हमने यहाँ पे प्लाजे बनाने हैं, हमने रोड जो है वो खुले करने हैं, लेकिन जो बेसिक इशू हैं आपके तजावज़ात के या बाकी इशूज़ वो अभी रिजॉल्व नहीं हो। और जिस तरह हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आप रोज़ बर रोज़ देखें कि अब तो ये भी सोचने में आ रहा है कि स्कूल और जो पूरा लाहौर है इसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन लगाया जाए ताकि अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ये इस तरह की सोचा जा रहा है। मैं इस तरह की हालात है कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम। अब होता क्या है, अफसोस की बात पता है क्या है इरफान, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो जाए या गवर्नमेंट जितने भी मुतल्लिका ओहदेदारान हैं वो ये कहते हैं लास्ट ईयर इतना ज्यादा नहीं था, इस साल अनएक्सपेक्टेड था। तो इन लोगों को ये रियलाइज क्यों नहीं हो रहा कि लास्ट ईयर लॉकडाउन और पाबंदियां थी, चीजें कंट्रोल थी, टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से ना गाड़ियां सड़कों पर आती थी। यहाँ पे सीमल, यहाँ पे सबसे आसान हल है कि अपनी कारकर्दगी ना दिखाएं और यही कहते रहे कि खुदा की तरफ से ये सारा कुछ हो गया। डेंगू पे हमने काम नहीं किया, हमने कहा कि जी वो बस अल्लाह की तरफ से हो गया, और हम ये दुआएं करते रहे कि इकदाम कोई नहीं करने हैं, बारिश पड़ जाए या सर्दी ज्यादा हो जाए तो डेंगू कम हो जाए। अभी भी हम यही इसके ऊपर अभी तक देखिए आपकी तरफ से कोई लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो नहीं किया गया। अब 2000 रुपया फाइन कर दिया गया कि अगर धुआं छोड़ती गाड़ियां उसको 2000 रुपया फाइन किया है। करोड़ों रुपए के फाइन जो कर दिए गए, क्या वो करोड़ों रुपया जो किसी मसरफ के अंदर लाया गया कि हमने उसके लिए जो आर्टिफिशियल रेन करनी थी, बारिश करनी थी, उसके लिए कोई हमने इकदाम किए? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को डाला, इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को डाला, इसमें जिला इंतजामिया को डाला। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है कि इनकी वजह से हो रही है। ट्रैफिक पुलिस कहती है तजावजात की वजह से हो रही है, तजावजात वाले कहते हैं कि रोड स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही हैं। और होना क्या है ये देखें, ये कोई पहली दफ़ा नहीं बना, ये जो इसके स्मोक के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी होते रहे। होना क्या है इसके बाद, अगर तो बारिश अल्लाह पाक ने डाल दी, उसके बाद ये तमाम के तमाम जो इकदाम किए गए ये ठप हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, इसके ऊपर बात भी नहीं होगी ना इसके ऊपर अगले साल हम फिर आगे कहेंगे कि हमने चलान शुरू कर दिया। फिजा आलूदा है कि रोजाना आप 10 सिगरेट पी रहे हैं, ये कितनी खौफनाक चीज है, कितनी खौफनाक चीज है। जो लोग सारी जिंदगी अपने आप को बचा कर रखते हैं, हेल्थ पर्पसेस से समझते हैं कि उन्हें तंबाकू नोशी नहीं करनी है, उन्हें इस तरह की लत में नहीं पड़ना, और आप देखिए कि सिर्फ सांस लेने से ही वो चीज़ जो है वो उनकी खराब हो रही है। और माहिरीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीमल, इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि स्मोक की वजह से
जहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं, उसके ऊपर उसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो अखराजात का एक बोझ पड़ रहा है। तमाम हॉस्पिटल जो भर गए हैं, इसका किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? इसका गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा। जब आपके हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की तादाद बढ़ेगी, वहाँ पे अद्वियात आपको खर्च करनी पड़ेंगी, वहाँ का इक्विपमेंट यूज होगा, ये सारे अखराजात देखा जाए आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। सिस्टम बेहतर हो जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि तजावुजात खत्म हो जाएंगी, ट्रैफिक जाम होना रुक जाएगी, और जब ट्रैफिक जाम नहीं होगी तो आलूदगी और जो धुआं खड़ी गाड़ियां छोड़ती हैं उसमें कमी आएगी और डायरेक्टली फिजाई आलूदगी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये वो तमाम पर्पसेस हैं जिसपे हम बैनर्स और फ्लेक्सेस तो कहीं कहीं लगे देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ये लिखा गया, एक जगह पे मैंने बैनर पढ़ा के तजावुजात हटाएं ताकि ट्रैफिक जैम ना हो और हम अपने माहौल को वही बात है ना, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल वही बात आपकी कि उम्मीद हमें अल्लाह ताला से ये है कि बाराने रहमत हो। और इस हवाले से भी मैं एक बात करना चाहूँगा कि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ये कुछ दिन पहले हमने DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर के हमने ट्वीट देखे कि जो दरख्तों के ऊपर गर्द जमा हो रही है, ये भी एक स्मोक का बड़ा बायस है। लेकिन उसके साथ साथ जो सड़कों के ऊपर गर्द जमा हो रही है, उसके सफाई के इंतजाम भी आप करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन जो है वो फैलती है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, वो तमाम की तमाम डस्ट जो है वो वहीं के ऊपर जा रही है। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ हम अगली खबर की तरफ भी जाएंगे। दुरन नायाब की खबर है जी, 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस, 25 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। काफ लीग का भी इत्तफाक हो गया है। नए बल्दियाती निज़ाम का सेटअप तय कर लिया गया है। कराने हैं या नहीं कराने हैं, ये एक मुझे लगता है कि बड़ा सवाल है। देखिए, इस सवाल के ऊपर तो मैं जब भी काम ये तो बात बड़ी तेजी करता से हूँ, हो रहा है, काम बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी तक आप देखें कि इसमें आप हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं कर पाए। जो कोर्टों के अंदर केसेस हैं कि लोगों ने कहा कि हमारी हल्का बंदी, पहले हमारा हल्का ये था, अब उसका नई हल्का बंदियाँ की गई तो वो उधर चला गया। अदालत में जाके गवर्नमेंट की तरफ से हर दफ़ा ये कहा जाता है कि हम अगले साल लाजमी इसको इलेक्शन को करवा लेंगे। अब भी यही बातें की जा रही है, तो और ये कितने सालों से आप ये बातें सुन रहे हैं कि इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जो साबका दौरे हुकूमत के अंदर जब ये बातें होती थी तो तब ये गवर्नमेंट क्योंकि अपोजिशन में थी, तब ये कहती थी कि जो इख्तियारात है वो डेलीगेट नहीं करना चाहते। उनकी तरफ से भी ये हुआ कि आखिरी सेशन के अंदर जब उनका साल रह गया तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवा दिए, और उसमें भी ये हुआ कि हमने देखा कि बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए नजर आए कि हमें फंड नहीं मिल रहे। इख्तियारात तो दे दिए ही इन्होंने, लेकिन हमें कोई इख्तियारात के साथ साथ फंड भी दें ताकि हमको वर्किंग कर सके। यहाँ पे भी यही सूरत हाल अभी तक आपकी मुकम्मल नहीं हुई। जो लोगों को आपने इख्तियारात दिए, जो साबका जो बॉडी थी, उसको आपने 31 तारीख तक उनका टाइम है, उनको अभी तक जो फंड नहीं मिले, जिसकी वजह से आप ये समझें कि वो उनको भी बेनामी तौर के ऊपर जो इख्तियारात दिए गए कि उनके पास इख्तियारात कागजों में तो हैं, लेकिन वो कहीं पे खर्च नहीं कर सकते, ना उनके पास फंड्स हैं, ना उनके पास इख्तियारात हैं। अभी तो आप जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कराने जा रहे हैं कि मेजॉरिटी आपके अपने नुमाइंदों की होगी, तो शायद उनको इख्तियारात भी मिल जाए और फंड्स भी मिल जाए। मैं शायद का लफ्ज़ यूज कर रही हूँ क्योंकि ये लिंक्ड है इस चीज से कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए, बहरहाल काम तो किया जा रहा है जी, नया सेटअप तय भी कर लिया गया है, इत्तेहादियों को मनाया भी जा रहा है, अप्रैल के अराउंड का टाइम भी दिया जा रहा है। लेट्स सी गवर्नमेंट की एक्चुअली नीयत है कराने की या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमेशा जब भी कोई खबर डिस्कस करते हैं, कोई इंसिडेंट डिस्कस करते हैं, तो सिस्टम की बात की जाती है कि सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, ख़ास तौर पर क्राइम कंट्रोल करने में। और उसमें बड़े आराम से ये कहा जाता है कि अगर जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं और उनका जुर्म साबित हो जाए तो उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक अगर पहुंचा दें और इबरत का निशान बना दें तो सोसाइटी में क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर बहुत से सवालिया निशान उठते हैं हमारे ऑपरेशन मैटर से लेकर इन्वेस्टिगेशन मैटर तक। किस तरह से चालान तैयार किए जाते हैं। अक्सर ये भी खबरें आती हैं कि अदालत की तरफ से कहा गया कि पुलिस का चालान मुकम्मल नहीं था और मुल्ज़िमान बरी हो गए या ज़मानत मिल गई। उसकी वजूहात क्या हैं? एक साइड की स्टोरी तो हम सुन लेते हैं, व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और क्या हम उस राह पर चल भी रहे हैं या नहीं। अभी कल भी इरफान मलिक की ये खबर आई, पुलिस की नाक़िस तफ्तीश 90% मुल्ज़िमान अदालत से रिहा हो गए। क्यों रिहा हुए, असल में वजह क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और लाहौर जैसा शहर जहाँ पर
आए रोज़ खुदा न खास्ता इंसिडेंट्स तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि उन केसेस को ना सिर्फ 100% सॉर्ट आउट किया जाता है बल्कि एक मिसाल भी बनाया जाता है। तो जहां पर गलतियां हैं वहां तारीफ भी होनी चाहिए। हमारे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मौजूद है इमरान किश्वर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एसएसपी साहब आपकी तशरीफ आदरी के लिए। ऑल्दो आपको आए हुए इस पोस्टिंग में 1 महीना ही हुआ है, लेकिन आपने इस पूरे सिस्टम में क्या देखा है सो फार? आपका एक्सपोजर लाहौर शहर से रिलेटेड क्या रहा? लाहौर में जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो एक बहुत ज़्यादा है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ किया जाए तो इसकी अगर डिवीज़न जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हमने की हुई है वो 6 डिवीज़न्स हैं। तो जैसे सिटी डिवीज़न है, सिविल लाइन है, मॉडल टाउन है, इसी तरह सदर है, ये सारे जो डिवीज़न्स हैं, सिटी डिवीज़न का क्राइम जो है वो हमारे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके क्राइम से ज़्यादा है, जिनमें मुल्तान है, गुजरांवाला है, उनके क्राइम के इक्विवेलेंट है। आप देखें कि वॉल्यूम चैलेंज कितना बड़ा है कि 1,85,000 FIRs हो चुकी हैं इस साल। तो इतना बड़ा वॉल्यूम को हैंडल करना, और हर FIR जो दर्ज होती है उसको सिर्फ दर्ज नहीं होना होता, उसके बाद फिर हमने उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक कंक्लूड करना होता है। उसमें तमाम प्रोसेसेस आते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस कलेक्शन है, एविडेंस को हमने केस फाइल में लेके आना है, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन इन कोर्ट है, फिर कोर्ट प्रोसेसेस हैं, कोर्ट के दौरान में हमने विटनेसेस को कोर्ट में लेके जाना है, हमने पार्टीज़ जो हैं उनकी जैक्सटापोज्ड हेयरिंग करनी है, उसके बाद फिर हमने सिफ्ट करके जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो केस फाइल में आएंगी, फिर वो चलान होगा, फिर चलान के बाद प्रोसिक्यूशन की स्टेज है, उसमें हम दोबारा उसमें देखते हैं कि कोई हमारी कमियां कोताहियां कोई फ्लॉज हैं, उनको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा चलान जमा होता है, और उसके बाद फिर कोर्ट की एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है हर FIR का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1,85,000 FIRs का मतलब है कितनी बड़ी ह्यूमन इंगेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज और तमाम हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इंगेज हो रहे हैं इसमें। तो ये लाहौर का चैलेंज बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कर रहे हैं अपनी बसात से बढ़ के। हर ऑफिसर जो है वो, अभी जैसे CCPO साहब आए थे तो उन्होंने तमाम ऑफिसर्स से जो बात की, उन्होंने यही कहा कि 24 घंटे जो हैं वो आपके लिए कम हैं, सिर्फ आपने जो अपना समझ लें कि बैटरी रिचार्ज करने के लिए जो सोना है वही आपके लिए बस काफ़ी है, उसके अलावा तमाम आपका काम पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक सर्विस के लिए आप। अच्छा SSP साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने पूरा एक सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया कि एक FIR कहाँ से होकर किन मराहल से गुजर कर उसको कंप्लीशन की तरफ जाती है। अब वहीं पर हम बड़े आराम से मिसालें दे देते हैं अमेरिकन पुलिस की, स्कॉटलैंड यार्ड की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जहाँ पर सिस्टम, रिसोर्सेज, लॉज जो हैं वो बड़े इंटैक्ट हैं। यहाँ पर हम तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थाने में होता है उसका वर्कलोड अगर डिफाइन कर सकें तो नंबर कोई 3 से 4 गुना है जो पर ईयर वो केस हैंडल करते हैं। इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही कि डिवाइड किया जा सके या मैन पावर बढ़ाई जा सके? ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। हमारा जो पर IO केस लोड है लाहौर के अंदर वो 260 पर एनम पर IO है, और तमाम वर्ल्ड में जो हिनस केसेस हैं वो 40 से ज़्यादा नहीं होते। अगर आप नॉन हिनस ऑफेंसेस को भी शामिल कर लें तो 75 इन अ ईयर होते हैं। तो हमारा जो पर एनम केस लोड है वो 250 प्लस है। इसका मतलब है कि हर IO ने हर महीने 20 से ज़्यादा 22 से ज़्यादा केसेस फाइनल करने हैं, और उसका मतलब ये है कि आलमोस्ट डेली उसको एक केस फाइनल करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। और अब हम उसको रैशनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारे थानों में जो इन्वेस्टिगेटर्स की कमी है, CCPO साहब ने आते साथ ही हमारी ह्यूमन रिसोर्स की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लान की, और उसके बाद फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पर IO जो केस लोड है वो हमारा आ जाए 120 के अराउंड। तो उसके बाद फिर हम इसकी एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो कंप्लेनेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस से सेम रिस्पांस। वो चाहते हैं कि जी हमें उसी तरह का रिस्पांस मिले, चाहे हमारी FIR छोटी है या बड़े ऑफेंस की है, हमें IO टाइम दे, हमें IO मिले और हमारे एविडेंस कलेक्ट करे, हमारा अच्छा केस प्रिपेयर करे, प्रोसिक्यूट कराए।
तो ये तमाम चीज़ें उसी वक्त पॉसिबल हैं बिल्कुल सही। जब लेकिन हमारे रिसोर्सेज बेहतर होंगे, लेकिन एसएसपी साहब आप उस विक्टिम या उस शख्स का भी सोचिए जिसके ऊपर एफआईआर है और वो इनोसेंट है, और तलवार जो एक मुसलसल लटक रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि एक एप्टीट्यूड भी चला आ रहा है, एक तरह से पुलिस का एक रवैया भी क्वेश्चन मार्क लगा देता है, कहीं ना कहीं उनकी अवेलेबिलिटी ना होना भी ऐसा शो कर रहा होता है कि शायद सिस्टम आपकी बात नहीं सुन रहा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एसएसपी साहब, जब भी हम कानून या लॉ की बात करते हैं तो बड़ा आइडियल किस्म का लॉ हमारे पास है। जैसे हम अगर अमेरिका का जिक्र करें और अगर पुलिस के पास एविडेंस ना हो तो रेड करके मुलजिम को पकड़ा नहीं जा सकता, वकील जो है वो सामने आकर उसके बिहाफ पर जवाबात दे सकता है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती है। यहाँ पर तो होता है एफआईआर कटी है, नामजद हुए हैं, रेड करके मुलजिम पकड़ना। इस कल्चर से आप अवाम और पुलिस के दरमियान का जो गैप है वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लोगों को मेरा ख्याल में इसकी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि ये उनका राइट है कि ये एफआईआर में नामजद होने का मतलब या नेम होने का मतलब ये नहीं है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, ख़ास तौर पे वो ऑफेंसेस जिसमें जो हीनस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो नॉर्मल एक फाइनेंशियल मैटर है, कोई इस तरह का मैटर है, उसमें एविडेंस जब तक कलेक्ट नहीं होगा, जब तक एविडेंस पुलिस के पास ना हो, उस वक्त तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें कानून भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी यही हैं, और हमने अभी ये लाहौर में ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि जब तक एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस पुलिस के पास ना हो किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और उन ऑफेंसेस में जो हीनस नहीं है, जो मैंने आपको ऑफ कोर्स बताया। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो लोगों की होती है वो इसी वजह से लोगों को खौफ होता है कि जी हमारा एफआईआर में नाम आ गया, इसका मतलब है कि हमें कोई अरेस्ट कर लेगा, और वो ज़मानत के चक्कर में पड़ते हैं या बेल्स लेते हैं, बेचारे वकील हायर करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेचारे गरीब हैं। तो उनको मैं इस फोरम से भी ये बताना चाहता हूँ कि उनको कतन ऐसे ऑफेंसेस में जिसमें आप वो बेगुनाह हैं वो हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास आएँ। कोई आईओ उनको ब्लैकमेल करता है, कोई इन्वेस्टिगेटर उनको कहता है कि जी हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप अपनी बेल कराएं, वो आप आके सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करें। आईजी साहब का कंप्लेंट नंबर है 1787, उस पर कंप्लेंट करें, सीनियर ऑफिसर्स के पास आ जाएं, पीएमडीयू पे कंप्लेंट कर दें। हमारे बहुत मल्टीपल कंप्लेंट्स फॉरम इस वक्त अवेलेबल हैं। हर थाने में एक फ्रंट डेस्क है, उस फ्रंट डेस्क पे आप जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। मतलब ये एक बड़ी आपकी अच्छी बात है कि पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ कर आप अपनी दादरसी के लिए दस्तक दे सकते हैं। सर, टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन्वेस्टिगेशन में? हमने ओवर द ईयर्स मैंने देखा है कि लाहौर पुलिस ने खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन में बहुत अपने आप को अपग्रेड भी किया है, अपडेट भी किया है। कितना इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो? आजकल जो फोरेंसिक एविडेंस है वो बड़ा क्रूशल एविडेंस है, और एज द वर्ल्ड प्रोग्रेसेस ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन करता जा रहा है। और हमने ये देखे हैं कोर्ट्स में फोरेंसिक एविडेंस की बेस पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शंस हुई हैं, और वो जो कन्विक्शंस हैं हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा, अभी हमारी टीम्स हैं, फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने की टीम है, क्राइम सीन यूनिट्स हमारे स्पेशलाइज्ड बने हुए हैं जिनका काम ये है कि वो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करे और फोरेंसिक एविडेंस के थ्रू अक्यूज्ड को लिंक करे इंसिडेंट के साथ। और जब वो लिंक इस्टेब्लिश होगा फोरेंसिक से तो वो अनडिनाइबल है। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट इज़ अनडिनाइबल एविडेंस। आपके आजकल इवन हमारी टेक्नोलॉजी के बेस पे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जियो फेंसिंग है, वो एडमिसिबल इस लिहाज से अभी कोरोबरेटरी एविडेंस का दर्जा उन्होंने हासिल कर लिया हुआ है। और कई केसेस ऐसे हैं जिन पे कोर्ट कन्विंस होकर कोरोबरेटरी एविडेंस की बेस पे भी उन्होंने कन्विक्शंस की हैं। और हम समझते हैं कि ये इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस आने वाले वक्त में और ज़्यादा होगी और हम इस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे आईओज उस तरह से ट्रेन नहीं है इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। उसमें हमारे जैसे आईओज की अगर मैं आपको डिस्पेंसेशन बताऊं तो वो हमारे कई आईओज ऐसे हैं जो प्रमोटेड ऑफिसर्स हैं, जो जिनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो इन फोरेंसिक्स को समझने से कासर हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका एक ट्रेनिंग रिजीम बनाएं और उनका तमाम आईओज़ को कम से कम बेसिक्स पे ट्रेन कर दें
ताकि वो फोरेंसिक्स को पिक करके उनको केस फाइल में डालना और ये भी बड़ा हेल्प करेगा। ये हेल्प करेगा। ट्रेनिंग जो मुसलसल है ना, ये भी बहुत हेल्प करती है आपको अपने मेंटली तौर पर काम रहने में भी और अपने काम में एफिशिएंसी लाने में भी। लेकिन फिर सर क्या वजह है कि कन्विक्शन रेट हमारा जो है वो कम है? और आईजी साहब कल नाराज़ हो रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि 90% मुल्जिमान जो पुलिस ने पकड़े होते हैं किसी भी तरह के क्राइम में हो, वो अदालतों से रिहा हो जाते हैं। और अदालत भी बहुत से केसेस में ये रिमार्क्स दे सकी है, पुलिस का चालान स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसकी क्या वजह है? ये 90% का तो थोड़ा मेरे ख्याल में एग्जैजरेटेड फिगर है। जो हमारा कन्विक्शन रेट लाहौर का है वो है 22% के अराउंड। और जो क्यूमुलेटिव कन्विक्शन रेट है, इसमें माइनर भी कन्विक्शंस हैं, मेजर कन्विक्शंस भी हैं, लेकिन इसको हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे वो ऑफेंसेस जिसमें विक्टिम्स इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेप का केस है, कोई सीरियस मर्डर के मल्टीपल मर्डर का केस है, रॉबरी विद मर्डर का केस है, किडनैपिंग के केसेस हैं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसी स्टेज पे वाइल द केस इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड तो हम डवटेल कर दें प्रोसिक्यूशन के साथ, हमारी मीटिंग हो जाए और उसमें हम जो गलतियां करते हैं केस की प्रेजेंटेशन इन कोर्ट में वो हम ना करें। उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मसला है जो कि कन्विक्शन में हम कहते हैं कि जी नंबर 1 इशू है, वो है रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस का, कि या कंप्लेनेंट कोर्ट में रिजाइल कर जाता है या विटनेसेस रिजाइल कर जाते हैं। तो पूरी दुनिया में एक सिस्टम होता है विटनेस प्रूफिंग का और विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने का। तो वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जी ख़ास तौर पे तमाम ऑफेंसेस में तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसको जो विटनेस प्रोटेक्शन और विटनेस प्रूफिंग है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है वैसे बाय द वे, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें सिलेक्टिव ऑफेंसेस पे। क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए? जगह चाहिए प्रॉपर, उसके लिए भी मैन पावर अलग से चाहिए। मतलब हम एक बहुत आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में, लेकिन क्या यहाँ पर वो पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये गिवन रिसोर्सेज में तो पॉसिबल पूरी तरह से नहीं है। लेकिन हम इसको एज पायलट प्रोजेक्ट जब रन करेंगे और सिस्टम की यूटिलिटी जो है वो लोगों को नज़र आएगी और गवर्नमेंट को नज़र आएगी, तो इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सिलेक्टेड ऑफेंसेस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, विटनेस प्रोटेक्शन को भी, और विटनेसेस जब कोर्ट में पेश होने होते हैं या उनका, और एक और बड़ा जो मोटरवे रेप केस में इम्प्लीमेंट हुआ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी है। अब ऐसी केसेस हैं जिनमें बच्चियों के केसेस हैं जिसमें लोग रिवील नहीं करना चाहते कंप्लेनेंट का विक्टिम का नाम, तो हम उसको स्यूडोनिम दे के कोर्ट में प्रोसेस कर देते हैं, यानी तमाम केस फाइल में उसका ओरिजिनल नाम कहीं भी नहीं आता। तो वो जैसे मोटरवे रेप केस में हुआ, और इसी तरह हम और भी केसेस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये विटनेस प्रोटेक्शन के का ही हिस्सा है, तो हम उसको भी इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया सारे केसेस में नहीं हो सकता, सिलेक्टिव केसेस में हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये जो एक मामला हम जब कहते हैं ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन तक आता है और फिर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है कि वो कैफिर किरदार तक पहुँचाए, ऐसे में अक्सर पुलिस के ऊपर प्रूवन जो है ये शिकायत भी की जाती है, रिश्वत ले ली, पैसे ले लिए या पैसे पकड़ लिए। आपको पुलिस को नज़र आ रहा है, तफ्तीशी को नज़र आ रहा है कि ये गलत FIR है, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं ताकि कुछ जेब में आ जाए और काम हो जाए। एक रिसेप्शन तो यही जाती है, इसको कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ना? एक तो क्विक डिस्पोजल ऑफ द केसेस, और अगर क्विक नहीं हो रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, अगर डिस्पोजल क्विक नहीं करते, आपको पता है 14 दिन के अंदर चालान सबमिट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एक FIR के बाद। और उसमें हम एक तो इंश्योर कर रहे हैं कि डिस्पोजल क्विक हो, डिले ना किया जाए केस को, और उसको हम एक मॉनिटर कर रहे हैं, केस मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बना लिया हुआ है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि हमारे जो IOs जब पार्टीज़ को कॉल करते हैं वो उन पार्टीज़ को हम उनके राइट्स से इन्फॉर्म करें, यानी कि मुद्दई के कानूनी हकूक़ और मुल्ज़िम के कानूनी हकूक़ दोनों मौजूद हैं। यानी कानून के अंदर मुद्दई के अपने हकूक़ हैं और मुल्ज़िम के अपने हकूक़ हैं। मुल्ज़िम के फॉर एग्जांपल लोग कहेंगे कि मुल्ज़िम के भी ये हकूक़ हैं कि उसको बताया जाए कि उस पर क्या इल्ज़ाम है, उसको बताया जाए कि उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत मौजूद है,
और उसको बताया जाए उसको कि क्या जी, सज़ा हो उसको सकती क्या है। सज़ा हो सकती है और उसको जैस्टापोज, उसको डिफेंस का मौका दिया जाए। और अगर किसी वजह से वो मसरूफ़ है, वो नहीं आ सकता, तो वो अपने अटॉर्नी के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके अपने एविडेंस अपने हक में डिफेंस दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुल्ज़म के हकूक़ हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं एक तो राइट्स की अवेयरनेस उनको दी जाए, और जो ही FIR दर्ज होती है, मुद्दई और मुल्ज़मान दोनों को उनके राइट्स का जो पेपर है वो हम उनको दें। और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, सामने बिठाकर जो हेयरिंग का एक प्रोसेस होता है आईओ का वो कराया जाए। और ये इतनी आइडियल सिचुएशन है कि यकीन जानिए कि इसका आधा % भी अगर राय होना शुरू हो जाए तो सिस्टम और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। ऐसे में रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि आपके सीनियर अफसरान आपके पास अवेलेबल हों, और अगर आपको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा तो आप बाकायदा उसकी कंप्लेन करके मेक श्योर कर सकते हैं कि सिस्टम पर हमें एतमाद है। SSP साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपके पास एक लंबी सीरीज़ है पेंडिंग लिस्ट की भी, FIR की भी। मैं तो दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे आपके इस नेक मकसद में जो आपने विजन्स मुझे बताए हैं, ताकि इंसाफ का बोल बाला हो सके। और यकीन जानिए कि जैसे जैसे इंसाफ का बोल बाला होता है, मुआशरे में क्राइम की सूरत हाल कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच जी। हम चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। अक्सर बहुत सी डेफिनेशंस निकलती हैं सक्सेस की, कामयाबी की, लेकिन कामयाबी असल में है क्या? बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत से राइटर्स इस टॉपिक के ऊपर ढेर सारी किताबें भी लिख चुके हैं, लेकिन मैं अक्सर जो एक चीज़ कमी महसूस करती हूँ वो है समझाने की, सोल्यूशन बताने की, एक रास्ता दिखाने की जिस पर चलकर आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और वो रास्ता कैसे जाता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको अचीव करना है, ओवरकम करना है, ये मेंटल हेल्थ एक इंसान की, यूथ की स्पेशली कितनी ज़रूरी है, और बुक्स और जो इस तरह का पूरा एक कंटेंट है वो आपको कैसे हेल्प करता है, इस पर आज हम बात करेंगे जी। एक किताब लिखी गई है कामयाबी के नाम से, 2 राइटर्स ने लिखी है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं। वो अमेरिका से उनका ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करके हमारी यूथ को ट्रेन करना चाहते हैं कि ज़िंदगी के असल हक़ाइक़ क्या है और बेहतरी की तरफ जाना है। हमारे साथ स्टूडियो में रिजवान शुजा साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर इमरान शुजा ख्वाजा साहब मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपकी ये किताब जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है, कामयाबी, इस टाइटल के ऊपर शायद मैं कहूँगी बहुत काम हुआ है। हाँ जी। लेकिन सोल्यूशन कहीं लैक लगता है कि कामयाबी डिफाइन कर दीजिए, ये भी कामयाबी है, ये भी कामयाबी है, कामयाबी हासिल कैसे करनी है, ये इस बुक में मुझे लग रहा है कि पूरा एक सर्कल डिफाइन किया गया। थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, बेसिकली इस बुक का जो पर्पज़ है ना वो ये है कि टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग्स पीपल स्पेशली इन पाकिस्तान के जो हमने जो भी किया ना अपनी लाइफ में वो असल में किया है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। यानी स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गई, जॉब की, गाड़ियाँ ली, शादी की। असल में उसका जो गोल था ना, इट वाज, हमारा गोल था टू फील और एक्सपीरियंस गुड इमोशंस एंड नॉट एक्सपीरियंस पेनफुल इमोशंस। हम जो भी करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं BMW भी लेना चाहता हूँ, मकसद उसका यही है टू चेंज द वे आई फील, ठीक है ना। तो अगर वो लेने के बाद भी फीलिंग कुछ अर्से तक चेंज नहीं हुई तो वो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो असल गोल है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट। हमने सक्सेस को डिफाइन किया है, सक्सेस इज़ अचीविंग 5 गोल्स, ठीक है ना। नंबर 1 इज़ मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, यानी कि ज़हनी और जज्बाती सुकून। नंबर 2 इज़ फिज़िकल हेल्थ एंड फिटनेस, यानी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती। तीसरे नंबर पे रिलेशनशिप विद पीपल एंड अल्लाह ताला, यानी अल्लाह से और लोगों से रिश्ता। चौथे नंबर पे है योर जॉब, करियर और बिजनेस, यानी आपका कारोबार या नौकरी। 5वें नंबर पे है दुनियावी मालो दौलत या फाइनेंशियल वेल्थ। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सर्कल अभी रिजवान साहब ने एक्सप्लेन किया है, ये उल्टा चलता है। हम कोशिश करते हैं कि पहले हम जो है ना वो अब कमा लें, करियर अच्छा रख लें, ढेर सारे पैसे कमा लें, जिस्मानी हेल्थ, मेंटल हेल्थ या अल्लाह ताला से ताल्लुक आपका जो भी है वो बाद में आ जाएगा। इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि बातें करना तो आसान होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप लेना इस तरफ बड़ा मुश्किल है। नहीं, तो जिस तरह आपने कहा ना कि हमारा गोल होता है कि पैसे ज़्यादा कमाए जाएँ, उसके बाद सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हम उल्टा चल रहे हैं। हमारा गोल होना चाहिए कि हम अच्छे और बड़े आदमी बने। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो बजाय इसके कि मैं पैसा कमाने के लिए बनूं, उसकी अगर नीयत है कि वो वाकई उसका दिल चाहता है लोगों की खिदमत करना, अपने अंदर वो जज्बात पैदा करे और वो डॉक्टर उस वक्त बने ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके, प्लस
जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकेगा उतना भला होगा, और जितने ज़्यादा लोगों को वो हेल्प करेगा उतना उसकी फाइनेंशियल वेल्थ भी ज़्यादा होगी। तो ये जो साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट है, हमें एक डायरेक्शन में जाना चाहिए बजाय इसके कि हम सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करें, क्योंकि पैसा तो इम्पॉर्टेंट है, बज़ाहिर उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूरी नहीं कि हम पैसा कमा के बड़े आदमी बनेंगे, पैसा तो आपको अल्टीमेटली चाहिए, मगर जो दूसरे जो 4 गोल्स हैं, मिसाल के तौर पे अपने ऊपर काम करना, अपने इमोशंस को काबू रखना, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग बहुत उनमें हसद हो जाता है ज़्यादा, कि वो समझते हैं कि दूसरे बंदे उनसे ज़्यादा हैं किस तरीके से, फलाने बंदे की गाड़ी बड़ी है, तो वो उस इमोशंस में वो बाकी चीज़ों को फोकस नहीं कर सकते। नहीं कर पाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा एलिमेंट है कि आज अगर आपके पास 2000 की चीज़ है और आप किसी और के पास 4000 की देख लेते हैं, तो आपकी जुस्तजू वो हो जाती है, आप अपने टेम्परेरीली गोल सेट बिल्कुल ऐसे ही। क्या इसका सोल्यूशन इस बुक में एक्सप्लेन किया गया? बिल्कुल, असल में अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, तो उसमें आपको सोल्यूशन समझ आना शुरू होगा। देखिए, अगर आपके अंदर गुड मेंटल इमोशनल स्टेट है, यानी यू डू नॉट एक्सपीरियंस हेट, जेलसी, एंगर, रिजेंटमेंट, वरी, फियर, ग्रीड, ईगो, और आपके अंदर लव है, कंपैशन है, ग्रेटिट्यूड है, गिविंग है, तो आपकी हेल्थ को उससे फ़ायदा होगा। ठीक है जी, यानी कि जो दूसरा गोल है फिजिकल हेल्थ और फिटनेस, अगर आप अच्छे मेंटल इमोशनल स्टेट में हैं और गिविंग है, तो आपका रिलेशनशिप विद पीपल विल इम्प्रूव। अच्छा, रिलेशनशिप विद पीपल वुड लीड टू रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, यानी आपके अंदर गुड नेटवर्क है, गुड कॉन्टैक्ट्स है, गुड रिपोर्ट है, पीपल कैन ट्रस्ट यू, यू आर ऑनेस्ट, राइट, आपके साथ वो मिल के चल सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप विद अल्लाह विल गिव यू फेथ। फेथ का मतलब यकीन कि मेरा जो भी गोल है मैं वो अचीव कर लूँगा अल्लाह की मदद से। ठीक है, अगर ये सारे चीज़ें हैं, तो आपका जो चौथा गोल है, यानी बिजनेस या करियर या जॉब, उसमें डेफिनेटली यू विल थ्राइव एंड प्रॉस्पर। इफ यू आर थ्राइविंग एंड प्रॉस्परिंग इन योर बिजनेस, देन मनी कम्स विद इट। ठीक है, when you achieve all these goals, the cycle is up until here, it's going to go further on and give you further mental emotional fulfillment। यहाँ जब राइट साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है, आपको मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट तब मिलेगी। लोग क्या करते हैं, स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, तो पहले तो उनको रुकावटें बहुत आएंगी, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, धोखा देंगे, छोटा सा फायदा तो होगा लेकिन लॉन्गर रन नहीं होगा। एंड इट डज मेक सेंस। आप सिर्फ ये सोचकर भी, मतलब मैं एज ए रिसीविंग एंड से सोच रही हूँ कि आप ये सोच कर कि मुझे अपनी हेल्थ जो है वो जिस्मानी हेल्थ चाहिए, तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करूँगी। मैं जेलसी, हसद करना, एक से बढ़कर एक आगे जाना, झूठ बोलना, ये जितनी बुराइयां हैं उससे दूर रहूँगी कि मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ चाहिए। वो मिल गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपना अगला गोल सेट करके उसको आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप रिवर्स चलेंगे तो हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाए, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि आपको, अगर आपका सिर्फ गोल ये है, पैसा कमाना भी है, तो भी आप इस दायरे को कंप्लीट करके आएंगे ना, तो इजीली और ज्यादा पैसा लास्टिंग भी होगा। ये भी, इसकी भी एक गारंटी हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, और आपने ये दोनों ने ये बुक इंग्लिश में भी लिखी है, अमेरिका में, और अब पाकिस्तान में उसका कासिम अली शाह के ताउन के साथ आप लोगों ने, उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया, जैसे आप मुझे बता रहे थे, और बुक की ट्रांसलेशन भी हुई। सो वहाँ की सोच, यहाँ की सोच, आपके पास दोनों एक्सपोजर्स हैं, कैसे इनमें डिफरेंस है, और क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की? अगर आप इसकी जो फिलॉसफी के बुक को समझें, तो बस मकसद ये है ना कि आपने शॉर्टकट्स पे नहीं जाना, आपने जाना है बड़ा आदमी बनने के लिए। हमारे मुल्क में आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू है कि लोग, पीपल थिंक टू दे कैन अचीव थिंग्स इन शॉर्टकट, किसी को धोखा दे के या कुछ करके, तो मेंटालिटी शुड चेंज। आपको लगता है वो यहाँ ज़्यादा है, वहाँ नहीं है? मेरा ख्याल से ऑब्वियसली हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो ये नहीं कि अमेरिका की परफेक्ट सोसाइटी है। हाँ, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास सिर्फ पैसा ही हो। अब बड़े बड़े लोग हैं, जिस तरह बिल गेट्स है या फेसबुक का जो पायनियर है, तो आई मीन दे आर फोकसिंग ऑन डूइंग अदर थिंग्स, वो पैसा उसके साथ आता है। सो इट डजंट मीन कि उनको पैसा मैनेज नहीं करना, पैसा फिर भी मैनेज करना है। तो वहाँ पे दैट इज द मेन डिफरेंस कि पीपल डोंट गो फॉर शॉर्टकट। जो शॉर्टकट है करने जाएगा उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म वो सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखें, शॉर्टकट के लिए आप ये कहते हैं जी आज हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, अभी हमें नौकरी मिल जाए, 6 फिगर सैलरी रह जाए, हम ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक आप कोई चीज़ अर्न नहीं करेंगे वो ज़्यादा देर आपके पास स्टे नहीं करेगी। तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। एंड आई थिंक कोई एक आधी किताब तो खैर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, लेकिन कोई एक आधी लाइन ही होती है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है और आपको क्लिक कर जाती है। वेल, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर दिस बुक टूर, एंड आई रियली होप, क्योंकि इसकी सीरीज ऑफ बुक्स भी आनी है सारी, तो उसमें भी आप ज़रूर लोगों को मदद कर सके, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ द थिंग जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ नाज़रीन, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।